हाय गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी हेडिंग्स के बारे में बताती हूँ, फिर उनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ है, क्या इसकी डेफिनेशन है। सेकंड हमारा जो हेडिंग है वो हमारा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या काइंड्स है, कितने प्रकार के ये होते हैं। और थर्ड हमारा हेडिंग है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व, क्या प्रयोग है हमारे अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन में, इसके सिग्निफिकेंस और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे हम। और लास्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक, तो सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र हम किसको कहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ये एक अंग्रेजी के शब्द माइक्रो से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा, यानी कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों, जो छोटी छोटी इकाइयों से मतलब होता है, जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक फर्म, एक उद्योग और एक किसी वस्तु का मूल्य इत्यादि। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका अर्थ होगा छोटा यानी कि स्मॉल, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका अर्थ होता है बड़ा यानी कि बिग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंडिविजुअल सीरीज का अध्ययन किया है, उन्हीं को हम बड़ा करके उन्हीं की सभी चीजों को व्यापक करके संपूर्ण रूप में उनका अध्ययन करते हैं। तो हम इसको व्यापक अर्थशास्त्र भी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें सभी बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन होता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि। अब हम इसके अर्थ के बारे में अर्थ क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो हमारे अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी भी व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। यह यूनिट जो यह इकाई है एक विशेष व्यक्ति संबंधित हो सकती है, एक विशेष घर से या एक विशेष बिजनेस फर्म से भी संबंधित हो सकती है। अब हर व्यक्ति के अपने अपने डिसीजन होता है, हर व्यक्ति का अपने अपने निर्णय होता है कि वो किस तरह से काम करना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को किसी दूसरे तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी फर्म को किस तरह से उसको आगे गति देना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति फर्म या उद्योग अपने से संबंधित निर्णय किस प्रकार करता है, यह उसकी व्यक्तिगत इकाई किस प्रकार कार्य करना चाहती है, किस प्रकार से वे सामने को स्थापित करना चाहती है। कोई भी व्यक्ति अपनी संतुष्टि को किस प्रकार अधिकतम कर सकता है, इस सब के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रत्येक परिवार अपने आय और व्यय, अपनी इनकम, अपने खर्चे को अपने हिसाब से समायोजित करता है। प्रत्येक फर्म, प्रत्येक उद्योग ये चाहता है कि वे अपने लाभ को किस प्रकार से अधिकतम करें, किस प्रकार से वे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। और ये सभी विषय हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेसर के ई बॉल्डिंग ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी कि जो हर व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार क्या है, किस तरह से वो अपनी इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहता है, उसके बारे में वो हमें बताती है। फिर वह चाहे एक व्यक्ति हो या एक परिवार हो, चाहे फर्म हो, यह एक विशेष इकाई का अध्ययन हो, नैतिक इकाइयों के समूह, यानी कि वो इंडिविजुअल यूनिट का बारे में बता रहा हो, यानी कि जो सभी यूनिट्स हैं, जो सभी ग्रुप हैं, उनके बारे में, उसके बारे में वो अध्ययन नहीं करता, नहीं बताता वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र। हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किन प्रकार का होता है। माइक्रो स्टैटिस्टिक्स, कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो डायनेमिक्स। तो माइक्रो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सूक्ष्म स्थितिकी क्या होता है, इसका जो विश्लेषण है, इस विधि का जो विश्लेषण है, इसका अर्थ है कि जो किसी भी दिए हुए समय पर संतुलन की स्थिति में छोटी छोटी मात्राओं के आपस के संबंधों का व्याख्या करता है, आपस के संबंधों के बारे में बताता है। इस विधि में मान लेते हैं कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि स्थिर रहती है।
सेकेंड है हमारा तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी यानी कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिस्टिक्स। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न समय के बिंदुओं पर छोटे छोटे सूक्ष्म मात्राओं के आपस के संबंधों की संतुलन स्थितियों की तुलना की जाती है, यानी कि विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलन का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। परंतु इसमें हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे कैसे पहुंचा गया है इस बारे में करीब भी प्रकाश नहीं डालते हैं, बिल्कुल नहीं बताते। यह विधि तो दोनों की स्थितियों की तुलना करने के लिए काम में लाई जाती है। एंड लास्ट है सूक्ष्म प्रावैधिकी यानी कि माइक्रोडायनेमिक्स। इस विधि के अंतर्गत हम उन घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं जो एक समय से दूसरे समय के बीच घटित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो बाजार में असंतुलन की स्थिति स्थापित हो जाती है और फिर एक नया साम्य स्थापित हो जाता है। और यह विधि उन सभी संतुलनों को जो असंतुलन स्थापित हुआ है उसको पुराने संतुलन में बिना किसी बाधा पड़े नए संतुलन के स्थापित होने तक घटित होती रहती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व एवं प्रयोग यानी कि इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हमारे आर्थिक जीवन में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से यूज किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो होता है हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन सबको समझने में बहुत हेल्प करता है। देखिए इंडिविजुअल यूनिट्स का जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो उस सबको मिलाकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया होता है, उसी के माध्यम से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझ पाते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत निर्णय लेने में सहायता। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जैसे कि आपको पता ही इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसी तरह से एक उपभोक्ता अपने खर्चों को किस प्रकार से समायोजित करता है, किस प्रकार से वो अपनी आय को व्यय करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, एक अपने उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाता है, कैसे वो लाभ को अधिकतम करता है, इन सब बातों का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड पॉइंट सरकार भी अपने आर्थिक नीतियों के निर्माण में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सहारा लेती है। जितनी भी सरकारी नीतियां बनाई जाती हैं उन सबको सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार गवर्नमेंट उनको निर्धारित करती है कि इनके परिणाम स्वरूप प्रत्येक उपभोक्ता अपने खर्चों में किस प्रकार से परिवर्तन कर पाता है, किस प्रकार से उनको व्यवस्थित कर पाता है। फोर्थ पॉइंट है कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायता। वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो निर्धारण होता है, वस्तु और सेवाओं की जो कीमतों का निर्धारण किया जाता है, उनके निर्धारण में भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। आर्थिक कल्याण में भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। व्यक्तियों को वस्तु और सेवाओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का किस प्रकार से अध्ययन करना है, ये भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। और जो टैक्स लगाया जाता है उनमें भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं, बहुत सहायता लेते हैं, क्योंकि जो समाज का कल्याण होता है वो तभी हो सकता है कि जब इनकम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। वस्तु और सेवा कर भी उसी हिसाब से लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा वो लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा टैक्स लगता है और जो हमारी डेली यूज की चीज़ें उन पर हमारा टैक्स कम लगाया जाता है। अब आते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं को समझाने में भी हमारा जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उससे हमें किस प्रकार से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इक्विलिब्रियम साम्य स्थापित करना है, किस तरह से उसको असंतुलित नहीं होने देना है, उसमें भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमा यानी कि लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर शास्त्र हर टॉपिक की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि उनका जो होता है क्षेत्र होता है उस सीमित होता है और सब जगह उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भी हमारा है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का एक अधूरा सा चित्र में दिखाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता है, ना इसके बारे में बताता है, केवल उसके एक छोटे से भाग का ही अध्ययन करता है। यह संपूर्ण चित्र जो इसके होता है उसको नहीं बता पाता है। जैसे कि एक जटिल समूह होता है, एक बहुत बड़ा समूह है, विशाल समूह है, इसके बारे में भी हम इंडिविजुअल रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। सेकेंड है ये वास्तविक मान्यता पाता है।
जो सूक्ष्म अर्थशास्त्री दो बातों पर आधारित है कि सभी वस्तुएं समान रहती हैं और समाज में पूर्ण तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा होती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारे प्रोफेसर कीन्स ने भी कहा है कि कभी भी किसी भी समाज में सभी लोगों को पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती है, कुछ ना कुछ लोग तब भी बेरोजगार रह जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमारा समय सही नहीं है। कुछ समस्या हमारी ऐसी होती है जिसका अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं कर सकते, जैसे कि लिए पूर्ण रोजगार की नीति है, हमारी राष्ट्रीय आय की नीति है, राजकोषीय नीति है, जिनके बारे इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। विदेशी व्यापार की नीति है, तो इनके बारे में भी हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं कर सकते। एंड लास्ट है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होना। जो भी हमारे जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, सही बात है, जो भी हम यदि एक बारे में व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि वही बातें दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सही है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चीजें होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना हित होता है, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो यही बात इसमें होता है कि और सही बात है, यदि सभी व्यक्ति बचत करने लगे समाज में तो ये संपूर्ण समाज के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बचत करना एक निश्चित ही अच्छी बात है, लेकिन यदि सभी लोग बचत करने लगे तो निश्चित ये अभिशाप बन जाएगा और इससे हमारे समाज में हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल की स्थिति में पहुंच जाएगी। ठीक है, आज का हमारा ये था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम आप लोगों से।